18 साला मासूम दुल्हन के साथ उसका 40 साला शौहर तमाम हदें पार कर गया। वलीमे के दिन दुल्हन बेहोश पड़ी थी। फौरन डॉक्टर को बुलाया और जब दूल्हे से पूछा तो बोला कि मैं जब 7वीं मर्तबा आज मैं बहुत खुश था कि मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने अमरीन को एक तकरीब में देखा था और पहली नजर में ही उससे मोहब्बत कर बैठा। पतली गर्दन, लंबा कद, वो इस कदर हसीन थी कि मैंने फौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया। किस्मत अच्छी थी कि उसका बाप बाहर से आया हुआ था। उन्होंने कुछ छानबीन की और आगे से हाँ हो गई। मेरी अच्छी नौकरी की वजह से उन्होंने हाँ की थी। 4 महीने की तवील इंतजार के बाद आज मेरा निकाह हो चुका था। वो रुखसत होकर मेरे घर आ चुकी थी। मैं खुद भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने छानबीन नहीं करवाई कि इसका किरदार कैसा है, वो कैसी लड़की है। मैं सिर्फ उसके हुस्न पर फिदा हो गया था और वो मेरी वालदा की रिश्तेदार की बेटी थी, तो मुझे जरूरत ही पेश नहीं आई छानबीन की, क्योंकि रिश्तेदारों में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मैंने देखा कि अमरीन घूंघट निकाले बैठी हुई थी। कब से मैं ये मंजर देखने के लिए बेचैन था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ाए, उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वो घबराहट का शिकार थी। मेरे चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई। शर्माती और घबराती हुई दुल्हन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसके लरजते हाथों को, जैसे ही मैंने उसके हाथों को थाम लिया, उसने फौरन से अपने हाथ भी पीछे खींच लिए। मुझे लगा शायद घबरा रही है। मैं समझ गया था कि वो एक बहुत ही शर्मीली लड़की थी। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थी, शायद इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पर अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट पलट दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं आई। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि दुल्हन तो बहुत खुश होती है जब दूल्हा उसकी तारीफ करता है। ठीक है, वो बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी, मगर वो तो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई थी। एकदम सपाट चेहरा, ऐसा लग रहा था कि रो देगा। मैंने उसके करीब होने की कोशिश की तो एकदम से चलाने लगी, कहने लगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था, मगर अब मुझे अजियत होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि इससे कोई दर्द नहीं है, वो बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब ना आ जाऊं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकल गया। सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी बीवी के दर्द हो रहा है। ये बातें सोचते हुए मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि बात भी कुछ अजीब थी। सब घर वाले सो चुके थे। लाउंज में इस वक्त हवा का आलम था। मैंने लाउंज में दवा तलाश करना शुरू कर दी, जो कि मुझे मिल भी गई। मैं दवा लेकर पलटने ही लगा था कि मेरे कज़न ने मुझे वहां पर देख लिया, जो मेरे मामू का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मारी खेस मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोला, सब ठीक तो है? मैंने कहा सब ठीक है, तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। तो आगे से मेरे कज़न ने कहा कि लड़कियां तो शादी की पहली रात इस किस्म के बहाने करती ही हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपना शौहर पसंद नहीं होता और जिनकी पसंद की शादी नहीं होती, तो वो बीमारी का बहाना कर देती हैं। ये तुम्हारी भाभी भी इसी वजह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद इसे तुम में से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर वो शादी से खुश होती तो तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर ना निकलना पड़ता। मेरे कज़न की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग लगा दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी बीवी को दर्द होगा, लेकिन अब अपने कज़न की बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वो सच बोल रहा है। क्या वाकई वो मुझसे खुश नहीं है? अगर वो खुश नहीं थी तो फिर उसने शादी के लिए हामी ही क्यों भरी थी? फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कज़न ने शैतानी वसवसे मेरे अंदर डाल दिए हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, वो मियाँ बीवी के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो जाए। मुझे याद आया कि मेरे मामू का ये बेटा जो मुझसे इस किस्म की अजीबोगरीब बातें कह रहा था, उसे खुद शादी का बहुत शौक था और उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। शायद वो मेरी शादी को देखकर हसद में मुब्तला हो गया था। मैंने उन ख्यालों को झटक दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फौरन उसके पास गया, उसे दवा दी और पानी पिला दिया। मैंने उससे कहा कि वो थोड़ा आराम कर ले। जैसी भी थी वो मेरी बीवी थी और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। आधा घंटा में उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आने लगी। इस दौरान मैं उससे बात करना चाहता, लेकिन वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी।
ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे शदीद तकलीफ है और वो कुछ सुनना नहीं चाहती और कुछ बोलना नहीं चाहती। मायूस होकर मेरे तकिए से टेक लगाकर सो गया। वो भी आंखें बंद करके लेटी थी और फिर लेटे लेटे ही सो गई। उस रात के लिए मैंने बहुत ज्यादा ख्वाब सजाए थे कि एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन मैंने तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और वो सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मोहब्बत इतनी हसीन लड़की जो कि मेरी बीवी थी, वो मेरे सामने थी। मैं कैसे सोच सकता था? मैंने उसको हिलाने की कोशिश की कि उसे जगा सकूं, तो वो आधी नींद में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया और क्या करता। सुबह जब मैं उठा तो वो नॉर्मल थी और मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह से गुजारने का अफसोस तो मुझे बहुत था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे वो ठीक लगी तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया। उसे बताया कि मैं कैसे पहली नजर में उसका दीवाना हो गया और उस वक्त इससे शादी का फैसला कर लिया। मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गई। वो हशाश बशाश लग रही थी, मुस्कुरा रही थी और शर्मा रही थी। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया कि रात में वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा तो उसने फिर से वही ड्रामा शुरू कर दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझसे दूर हो। ये कौन सा दर्द था जो वक्फे वक्फे से उसको होता था? उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, उसे अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता था? उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी के पहले ही दिन बीवी को डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहा है। मैंने शादी पर बहुत पैसा लगाया था और बहुत धूमधाम से शादी की थी। ऐसी सूरत में अगर मैं शादी की पहली सुबह ही डॉक्टर के पास ले जाता या डॉक्टर को घर ले आता तो मामला कहां से कहां पहुंच सकता था। मुझे उसका अंदाजा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद में वापस आया तो देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, शायद वो नहा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी वॉशरूम से नहाकर निकली तो मेरा तो गुस्से से बेहाल था। मैंने उससे बहुत सवाल किया लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी जवाब चाहिए, ये सब क्या है, वरना मैं अभी इसी लम्हे तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी ये धमकी सुनकर तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 3 महीने का वक्त दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 3 महीने से पहले मैं ये राज आपके सामने नहीं खोल सकती, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। उसकी बात का मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि वो बहाना बना रही है। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी इस वक्त तमाम सवालों का जवाब चाहिए। तुमने रात को मुझे करीब नहीं आने दिया। सुबह भी तुम्हारा रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की थी और मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे मुतालिक किसी किस्म की छानबीन भी मैंने नहीं करवाई। लेकिन अब ना जाने क्यों इसका रवैया मुझे मशकूक लगने लगा। मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। आखिर ऐसा भी क्या राज है कि तुम्हारे पास 2-3 महीनों से पहले मुझे नहीं बताया जा सकता। मैं गुस्से से बोल रहा था लेकिन हल्की आवाज में, ताकि मेरी आवाज कमरे से बाहर ना जाए। अगर आवाज कमरे से बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी होती और इसमें मुब्तला लोग खुश हो जाते कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हो गई है। मगर देखते ही देखते वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे रोता देखकर मेरे दिल को झटका सा लगा। जो भी था आखिर वो मेरी मोहब्बत थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं कैसे सुकून में रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने को कहा, उसे बेड पे बिठाया। कमरे का दरवाजा नीम खुला था। इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैंने जब बीवी को बेड पर बिठाया तो रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, मेरा ये राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, प्लीज मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी यही बातें मुझे गुस्सा दिला रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर मैं पीछे मुड़ा। मेरी बीवी भी बुखलाकर पीछे सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा आंसू से साफ किया। दरवाजे के दरमियान में मेरा वही कजन खड़ा था और हम दोनों को देख रहा था। तभी वो गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। वो मुझे देखने लगा। मेरी बीवी नजर झुका गई। मैंने फौरन बात संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी बीवी को अपने घर वालों की याद आ रही थी, इसलिए वो रो रही है। मगर मैंने समझा दिया है, वो ठीक है। मुझे अपने कजन पर शदीद गुस्सा
गुस्सा आया था। आखिर वो होता कौन है मेरी बीवी से इतनी अपनाए से बात करने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बीवी से पहली बार नहीं मिल रहा। मैंने गुस्सा बामुश्किल जब्त किया। वो कजन न जाने क्यों कुछ अजीब सा लगने लगा था। वो बार बार मेरी बीवी को बहाने बहाने से देखते और मेरी बीवी भी उसकी खुश मिजाजी पर भरपूर जवाब दे रही थी। मेरी बीवी मेरे अलावा हर एक से हंसी खुशी बात कर रही थी। आखिर मुझ में क्या कमी थी, इतनी चाहत से मैंने शादी की थी और शादी के 2 दिन में ही मेरी बीवी ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया था। मैं फौरन अपने कमरे में गया, गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। काफी देर इधर उधर घूमता रहा और सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। घर आते हुए भी मुझे रात के 12 बज चुके थे। जब मैं वापस घर पहुंचा तो कमरा खाली था। मैंने वालदा से पूछ लिया कि अमरीन नजर नहीं आ रही। मेरी बात पर वालदा ने गौर से नवाजते हुए कहा कि इतनी जल्दी भूल गए, सुबह खुद ही तो लेकर गए थे इससे अपने साथ। मैंने कहा मैं कब लेकर गया, मैं तो आज जल्दी घर से चला गया था। मेरी बात सुनकर वालदा चौंकी, कहने लगी कि तुमने खुद ही तो छोटे भाई को कहा था कि अमरीन को भेजो, मैं इसे मायके छोड़कर साथ ही काम के लिए चला जाऊंगा। मैं हैरानी से वालदा को देखने लगा। वालदा के चेहरे पर भी परेशानी नजर आई, मगर जल्दी मौके पर बात डालते हुए मैं बोला कि हाँ मैंने ही कहा था, अमरीन को मायके छोड़ दिया था। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद ही नहीं रहा। मेरी बात पर वालदा को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैं दिल ही दिल में जलता कमरे में चला गया तो आखिर मेरी बीवी मेरे भाई के साथ निकली थी। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं सोच रहा था कि मेरी नजर सामने टेबल पर पड़ी जहां पर अमरीन का मोबाइल रखा था। मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। उस दिन की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया उसे देखकर मुझे झटका लगा। वहां तो अमरीन ही लिखा था। अमरीन तो उसका नाम था। मुझे अभी भी शक हुआ। मैंने दास्ताना तौर पर नंबर मिलाया। कुछ लम्हे बाद दूसरी जानिब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूह किसी ने खींच ली हो। वो बार बार हेलो अमरीन कहकर उसे पुकारता रहा। वो आवाज गैर शनासा सी थी, ना मेरे भाई की थी ना ही मेरे कजन की। ये आवाज मुझे शदीद गुस्से में मुब्तला कर गई। तभी मेरे जहन में कई सवाल जमा हुए। कहीं आवाज उसकी बहनोई की तो नहीं थी। मेरी सोच वहां पर दम तोड़ गई। मैंने अमरीन के बारे में कुछ पूछा। 5 मिनट बाद अमरीन कमरे में दाखिल हुई। मुझे गुस्से में देखकर उसका रंग सर्द पड़ गया। क्या हुआ है, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? उसका इतना कहना था कि मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर जा गिरी। मैंने उससे इस्तफसार किया कि कौन है वो, बताओ जिसको मिलने तुम आज गई थी। मेरी बात पर वो मुझे देखने लगी। तब अचानक से उससे उल्टी आने लगी। वो पेट पर हाथ रखे वॉशरूम में चली गई। उसकी हालत मुझे मजीद कुछ और सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। जब वो बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाएं। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगी। आप मुझ पर यकीन करके तो देखें। इतना कहते कहते वो वहां जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में इस वक्त आंधियां चल रही थी। उसने मेरी अमानत में खयानत की और अब ये हालत मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मेरे दिल में अब ये ख्याल आने लगा कि शायद वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तब मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ और पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है, आपने उनके साथ क्या किया? मेरे भाई की हरकत पर उसे गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं कभी इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला था। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई। अमरीन को बेहोश देखकर वो मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ देर बाद अमरीन के डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया। मेरी माँ काफी परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। अमरीन की बहनोई वहां आ गए। उन्हें वहां देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ आए हैं? अमरीन के बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून गर्दिश करने लगा। मैं कहने लगा वो बेहोश हो गई है। बोला कि कुछ देर पहले कॉल आई थी अमरीन की, मगर वो कुछ बोली नहीं, इसलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर गए, मगर वहां से पता चला कि आप लोग इसे अस्पताल लाए हैं। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि अमरीन कैसी है, जिस पर बात को गोलमोल करके कहने लगी कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हो गई है। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो बेहतर हो जाए। मैंने सारे रास्ते अमरीन को कोई बात नहीं की। वो भी काफी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो ये उसी का ही काम होगा। उसकी आदत से मैं वाकिफ था। यकीनन उसको अमरीन के नजदीक होने का कोई मौका मिल गया होगा। ऐसे कई
मसवे से मुझे मेरे भाई और बीवी से बदगुमान करने लगे। वक्त गुजरता चला गया, 3 माह मुकम्मल होने वाले थे। मैं सोच चुका था कि जैसे 3 माह मुकम्मल हो गए मैं अमरीन से पूछूंगा। मैं जल्दी घर वापस आ गया। घर में काफी खामोशी थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे कोई सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मेरी बीवी से मेरा इतबार तो कब का खत्म हो चुका था। दिल तो वो मेरा बहुत पहले तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ मेरे निकाह में थी मैं उसे ये नहीं करने दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज आई। वो कह रही थी, पता नहीं कब ये 3 माह पूरे होंगे। आप ही मैं अपने शोहर को सब कुछ सच सच बता सकूं। यकीन माने मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें यूं तकलीफ में देखकर। वो अपनी बहन से बात कर रही थी, तब उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वो इस बार तुम्हें कुछ ऐसा अमल बता सके जिससे तुम्हारे शोहर और तुम्हारे दरमियान दूरियां खत्म हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। अमरीन डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों मुझे ये जानना था। अब हर हाल में जाना था। जैसे ही सुबह ही मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया, तब 9 बजे मुझे अपनी बीवी घर से निकलती हुई नजर आई। वो एक रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। तब कुछ देर के बाद वो एक क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शगफ यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे वजूद में फैल गई। वो अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया। मुझे वो वहां कहीं भी सामने नजर नहीं आई। मैंने नर्स से अपनी बीवी के नाम लेकर पूछने लगा तो नर्स कहने लगी कि आपकी बीवी की रिपोर्ट है जो कि कुछ देर पहले ही आई है। आप ही अंदर डॉक्टर के पास लेते हुए जाए, आपकी बीवी इधर ही मौजूद है। मुझे हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं रिपोर्ट को खोल कर देखता। मैं उन रिपोर्ट्स को बजाय अंदर देने के उन्हें लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा। अपने कमरे में आकर मैं रो पड़ा। मुझे सच में बहुत दुख हुआ था। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद अमरीन घर में दाखिल हुई। वो बोली, क्या मेरी सच्चाई जान चुके हैं? उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ जान गया हूँ। फिर वो दोबारा बोली कि अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना, मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा। अब तो मैं हैरान हुआ, भला ऐसी मोहब्बत पर कैसा यकीन। मैं मजीद कुछ बोलता, मेरी बीवी ने रिपोर्ट्स खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो अल्फाज अपनी जबान से अदा किए उन्हें सुनकर मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। मेरी बीवी ने बताया कि मेरे बदन में रसोली थी जिसका मुसलसल इलाज चल रहा था और जिसकी वजह से मैं अपने शोहर के करीब नहीं जा सकती थी। मेरी शादी जल्दी तय हो गई, इसलिए मेरी डॉक्टर ने मुझे 3 माह दवा खाने की ताकीद की। अगर मैं 3 माह डॉक्टर की हिदायत पर अमल ना करती तो शायद कभी मां ना बन पाती, इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। मगर आज देखें, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं अब तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। बीवी की ये बात सुनकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। वो रिपोर्ट सच्ची थी। मैं वक्त से पहले और बगैर सच जाने बहुत कुछ गलत सोच गया था। मैं शर्मिंदा था और अपनी बीवी से माफी मांगने लगा। अमरीन ने मुझे फौरन से माफ कर दिया और मुझे उस पर बेहद प्यार आया था और अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। आज अमरीन मेरे 2 बच्चों की माँ बन चुकी है और मुझे अपनी बीवी पर फख्र है।